नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज़ादी से पहले किसान और खेत मजदूर जो हुआ करते थे वो काफ़ी परेशान हुआ करते थे साहूकार से या ज़मींदार की वजह से, और उस वजह से उन्होंने एक संगठन बनाना शुरू किया जिसको आज की भाषा में हम एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन 1904 में जब क्लेमेंसफोर्ड ने इसको एक दिशा दी, एक लीगल एस्पेक्ट दिया और लीगली उसको मान्यता दी, उसके बाद से आज़ादी तक ये किसान का कोऑपरेटिव मूवमेंट चलते गया। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपने पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया और कोऑपरेटिव मूवमेंट ने तब से ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। कई सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं भारतवर्ष में, लेकिन आज हम जिस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो है बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, और इसके सर्वा चेयरमैन साहब, फाउंडर चेयरमैन साहब श्री राधेश्याम जी देवकिशन जी चांडक आज हमारे बीच मौजूद है। वैसे पेशे से तो ये एक एग्रीकल्चरलिस्ट है, लेकिन इन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहल कर उसको एक बहुत सक्सेसफुल दिशा में ले जाया गया, और उसके बाद ये इंडिया में आज हम कह सकते हैं कि ये सबसे बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट है और बिगेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर है। और उनसे हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में उन्होंने बरकत कैसे की और क्या वो उनकी योजना है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि हमने बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की कई बार सुना है, लेकिन इसको खोलने के पीछे क्यों और कैसे उद्देश्य क्या था? सर, मैं देहात में रहता था जी, और देहात के अंदर मेरे घर में साहूकारी का व्यवसाय था। तो मैं देखता था कि इतने मजबूर लोग आते थे पैसे मांगने के लिए, और हमारे जैसे गांव में वो अन्य लोग भी साहूकारी करते थे जी। तो तब से मैं सोचता था कि ये साहूकारी कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, जिसको वहाँ पर उस समय पठानी साहूकारी बोलते थे कि ये पठानी साहूकारी गरीबों का शोषण करती है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। आज ये 5 रुपये 3 रुपये सैकड़े से पैसे लेते हैं, ये इनको 12 ने 1 रुपये सैकड़े पैसा मिलना चाहिए ये। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए फिर मैंने बैंक खोलने की कोशिश की, लेकिन बैंक के नाम से इतने, रिजर्व बैंक के नाम से इतने कठिन थे कि मेरे लिए वो संभव नहीं था। इसके लिए फिर बाद में ऐसा पता चला कि ऐसी एक प्रकार की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है जो खोल सकते हैं आप। इसके लिए फिर मैंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी खोली, और उसके अंदर जैसा जैसा पैसा आते गया तो उस समय लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम थी। उस समय हमारे एरिया में लोग बर्तन भी गिरवी रखते थे, बर्तन, साइकिल, रेडियो, घड़ी, कुछ भी गिरवी रखते थे। और हमने ये शुरुआत की, हमने भी लोगों के बर्तन होंगे, साइकिल होंगे, ऑयल इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, बैलगाड़ी है, ये सब थ्रेशर है, ये सब गिरवी रखना शुरू कर दिया। इसके लिए हमारे को 1-1, 2-2 एकड़ के कंपाउंड बनाना पड़े, वहाँ पे ला के लोगों ने रखा। अगर हम इनको गिरवी नहीं रखते तो ये प्राइवेट साहूकार से 10 रुपये सैकड़े से पैसे लेते, और एक साल उस ज़माने में बहुत काफ़ी हुआ करता। हाँ, तो वो चले जाते थे, वो उनकी चीज़ डूब जाती थी ना, वो चीज़ उनको वापस नहीं मिलती थी। मान लो अगर इलेक्ट्रिक मोटर या ऑयल इंजन अगर गिरवी रखते हैं तो उसका वो डूब जाएगा, तो आने वाले सीजन में वो कैसा क्रॉप निकालेगा ही नहीं हो, तो कर्जे में डूबता ही जाएगा ना। तो इसके लिए ये पठानी साहूकारी बंद होनी चाहिए। कभी कभी किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रहते, दवाई के लिए पैसे नहीं रहते, बुआई के लिए पैसे नहीं रहते, इन सबको मदद करनी चाहिए। इस उद्देश्य से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी निकाली गई। हाँ, और ये कब एस्टेब्लिश किया सर आपने? ये मैंने 85 में शुरुआत की और 86 में रजिस्टर हुई है। मतलब 15 अगस्त जून 86 को रजिस्टर हुई। एक्चुअल वर्क 15 अगस्त 86 से चालू हुआ। मतलब 2 महीने के बाद फिर 2 महीने के बाद में चालू हुआ। जी। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने कि कम से कम एक गरीब वर्ग का जो एक उनकी जो दुआएं लगती है वो काफ़ी ज़ोरदार होती है। सर, मल्टी स्टेट की बात करते हैं हम। बुल्ढाना अर्बन जो है एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, तो कहाँ स्टेट्स में, कौन से स्टेट्स में आपका ज़्यादा विस्तार? वैसे हमारा ऑफिशियली जुडिक्शन जो है वो 7 स्टेट के अंदर है, लेकिन अभी हमारी आंध्र में एक है, तेलंगाना में एक है, और करीबन 450 महाराष्ट्र में, और एक 20 जो है मध्य प्रदेश में। कुछ देर बाद हम इस बुल्ढाना अर्बन को और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जानना चाहता हूँ आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप कई सारे सामाजिक कार्य करते आ रहे, तो वो कौन से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और क्यों करनी पड़ी है ये सब? ऐसा है कि सहकारिता का बेस ही है सोशल वर्क। सहकार का एक अंग जैसा पैसे लेना देना है, दूसरा अर्थ ही वो है कि सोशल वर्क करना चाहिए। और आपका जो भी CSR फंड में से 10-15% पैसा बचता है, उसमें से आप जितना भी गरीबों के लिए या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए करो। ऐसा एक तो नियम भी है और वो उसका बेसिक तत्व भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। जो लोग समाज में उपेक्षित है उन सबको समाज के प्रभाव में लाने के लिए सहकार एक सबसे अच्छा माध्यम है।
बहुत बढ़िया सर। क्योंकि अनेक लोग समविचारी लोग एक जगह पर आते हैं तब उनकी कई प्रकार की ताकत बनती है। पैसा इकट्ठा होता है तो एक बहुत बड़ा बैलेंस हाथ में आता है काम करने के लिए। तो ऐसा हमने ये इसके लिए फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को चुना कि कोऑपरेटिव के माध्यम से ही अपन ने करना चाहिए जी। और कहाँ ये स्टेट, किस किस स्टेट में फैले हुए हैं सर? ये पहले तो बुल्ढाना जिले में हुई, हाँ बाद में फिर विदर्भ में हुई, हाँ फिर महाराष्ट्र में हुई, फिर जब 2008 में हम मल्टी स्टेट में गए तो फिर ये 7 स्टेट और उसके अंदर लिए हमने जी। अलग अलग राजस्थान, अब उसमें राजस्थान है, अंडमान निकोबार भी है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन उधर तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमारे इतने मैन पावर का बड़ा शॉर्टेज है और इतने दूर अगर कोई बिजनेस करना है तो ईमानदार लोग मिलना चाहिए। सब ये 4 स्टेट में अभी हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक क्रेडिटेबल बात है सर कि अंडमान निकोबार जैसे एक दूर दराज इलाकों में भी आपने इसकी पहल की है। सुना है सर कि जैसे बुल्ढाना अर्बन ने एक हाईवे रोड बना दिया था बिटवीन चिखली एंड मलकापुर जी, तो वो इसके पीछे क्या? वो BNC ने टेंडर निकाला था कि भाई ये रास्ता BOT में चलाने के लिए देना है, यानी जिसको मराठी में बोलते हैं बांधा वापरा हस्तांतर करा, तो चलाना देना, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐड निकाली उसकी। तो वो पहली बार ऐड किसने लिया नहीं, दूसरी बार किसने लिया नहीं, फिर तीसरी बार जब आई तो हमने सोचा कि कोई लेता नहीं, अपने ही जिले का रास्ता है, अपन ही बनाएंगे इसको। तो इसके लिए हमने वो टोल का रास्ते का टेंडर भरा और गवर्नमेंट ने हमको स्पेशल परमिशन दिया और हमने वो रास्ते का काम किया। करीबन ये 2006-07 की बात है। उस समय पे करीबन हमारे को 60 से 65 करोड़ रुपए लगे वो रास्ता बनाने के लिए उस समय। उस पर 2 टोल है और अभी पहले तो 4-5 साल काफ़ी लॉस में गए, लेकिन अभी अच्छा जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर टोल आ गया है। ये तो हो गया सर मुनाफे और नुकसान की बात हो गई, लेकिन एडवांटेजेस क्या है सर ये हाईवे बनाने से? इससे हमारे को एक तो प्रसिद्धि बहुत मिली, लोगों को सुविधा हो गई। 72 किलोमीटर आप बगैर दिक्कत के जा सकते हैं, रास्ते में कोई एक भी जगह गड्ढा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से जा सकते हैं आप। और एक मैसेज गया है कि अगर और अन्य कोई हिंदुस्तान में सोसाइटी बनाना चाहे तो भी बना सकती है ऐसा रास्ता, लेकिन कोई आया नहीं आगे। वो तो हमने रास्ता बनाया और रास्ते हमने पहल की तो इसको पब्लिसिटी बहुत मिली। इसके इनडायरेक्टली फ़ायदे हो गए ना, इसके लिए इनडायरेक्टली फ़ायदे हो गए, लोगों का बुल्ढाना अर्बन की तरफ आकर्षण बढ़ा, बुल्ढाना अर्बन का डिपॉजिट बढ़ा। बुल्ढाना अर्बन का जो इतना डिपॉजिट करीबन 9,500 करोड़ तक गया है, इसकी मेन वजह यही है कि एक तो हमारे कर्मचारी जो सर्विस देते, सेवा देते, वो बहुत अच्छी है और लोगों का विश्वास है। और ये जो छोटे छोटे उपक्रम हम करते रहते, इसके लिए लोगों को ये संस्था अपनी लगती है, नहीं ये अपनी संस्था है, अपनी यहाँ पे हर ज़रूरत पूरी होती है, इसके लोग हमारे तरफ आते गए, डिपॉजिट बढ़ते गए, विश्वास मिलते गए। सबसे बड़ी बात क्योंकि जहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की बात करते तो आजकल उसको एक अलग रिस्क के एंगल से भी देखा जाता है, लेकिन आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा लोगों का विश्वास भी बैठते गया और बढ़ता भी चला गया। आपने जैसा कहा 9,500 करोड़ का एक टर्नओवर है। सर आपने बुल्ढाना ज़िले में कई सारे स्कूल्स खोले, इंग्लिश स्कूल जिसको विद्या मंदिर भी आप कहते हो, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य था? हाँ जरूर उद्देश्य था। पहले ऐसे था कि इंग्लिश मीडियम की स्कूल जो रहती थी वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की रहती थी। बाद में धीरे धीरे बाकी लोग भी इसमें आने लग गए, लेकिन ये शहरों में ही थी, देहातों में इंग्लिश मीडियम की स्कूल थी ही नहीं। तो फिर एक तो बड़े मुश्किल से अपने माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, तो हमने बोला कि हम स्कूल ही देहात में खोलते। इसके लिए हमने एक मेन स्कूल बुल्ढाना में और बाकी करीबन 19 स्कूल देहातों में खोली। और 2000 में हमने स्कूल पहला क्लास चालू किया था जब 90 स्टूडेंट थे हमारे पास में, और धीरे धीरे ये सब 20 गाँव के अंदर इंग्लिश मीडियम की स्कूल होते गई और आज के तारीख में 26,000 स्टूडेंट है इसके अंदर। हाँ, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है ना, जो लड़कियाँ हैं उनको फी में 50% कंसेशन है, उन्होंने पढ़ना चाहिए करके। तो ये हमारा पैसे कमाना का उद्देश्य है नहीं। लोगों ने आजकल अंग्रेजी भाषा को कितना महत्व है आपको पता मालूम है, सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने देहातों के अंदर जाके हमने अंग्रेजी टीचर भेजे और करीबन 100 बसेस हमारी खुद की है और 250 बसेस किराए की है, 350 बसेस है हमारी। इतने बसेस से ये पूरे 20 स्कूल में बच्चे आते हैं और पढ़ाते हैं और पढ़ते भी अपने पढ़ते हैं, तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अभी पहले हम देहातों में घूमते थे, लोग बोलते थे कि भाई बुल्ढाना अर्बन के ब्रांच खोलो, लेकिन अब बोलते हैं कि पहले एक तो वेयर हाउस बनाओ या स्कूल बनाओ हमारे गांव में। इतनी डिमांड हो गई वेयर हाउस की और स्कूल की, जहाँ जाते उसकी डिमांड होती रहती कि स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, क्योंकि लिमिटेड बच्चे रहते हैं आजकल, एक लड़का एक लड़की रहती। हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इसलिए पढ़ाने की एक कंपटीशन हो गई है। इसलिए मजदूर भी अगर रहा तो वो अपना पेट को थोड़ा क्या बोलते पेट काट के बच्चों को पढ़ाना चाहता है। सर ये तो हो गई स्कूल की बात हो गई, लेकिन इसके बाद बच्चे स्कूल से कॉलेज जाना भी पसंद करेंगे, तो कॉलेज के लिए कुछ प्लानिंग की आपने कि आगे चलकर इसके अंदर जो भी नीट के एग्ज़ाम में, सीट के एग्ज़ाम में जिनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इन सबको हम एजुकेशन लोन देते हैं।
उसके अंदर इतने गरीबों के बच्चे अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक के ये 20 साल के अंदर 700 बच्चों को कर्जा दिया। इसमें से कई बच्चे फॉरेन के अंदर आज बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर है, कई हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, ऑफिसर से आज बड़े बड़े जगह पर। इनको एजुकेशन लोन हमने दिया, इनका एजुकेशन पूरा किया हमने, और जब इनको जॉब मिला तब इन्होंने हमारे पैसे लौटाए। इनको कम ब्याज दर पे हम पैसे देते हैं। बहुत ग्रेट वर्क है सर ये, कि बच्चों को टैलेंट को निखारना और उसको फिर हेल्प भी करना, ताकि लोन की वजह से वो आगे पढ़ के हायर एजुकेशन कंप्लीट करे। मैंने देखा सर अक्सर कॉर्पोरेट मूवमेंट्स की जहाँ बात होती तो वहाँ वेयर हाउसेस की बात हो जाती है, तो वेयर हाउसेस भी आपने कई सारे खोल रखे ऑन द हाईवेज, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य था? बिल्कुल, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ देहातों में, जहाँ भी मेरे भाषण के कार्यक्रम होते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि मंदिर बनाने से वेयर हाउस बनाना ज़्यादा अच्छा है। मंदिर से क्या मिलता मुझे मालूम नहीं, लेकिन वेयर हाउस से किसानों का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब किसानों का माल आता है तब मार्केट में रेट ही नहीं रहता। किसानों का माल पूरा समाप्त हो गया कि फिर व्यापारी भाव बढ़ा देते, और व्यापारी को उसका फ़ायदा होता है, किसानों को कहाँ फ़ायदा हुआ। तो इससे बड़ा तो सामाजिक अन्याय कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमने कहा कि इन किसानों का जब माल निकलता है तो उनको रखने की व्यवस्था हो, और उसके ऊपर हम फाइनेंस करेंगे ताकि उनकी जो भी कोई प्राथमिक ज़रूरत है वो पूरी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का अनाज सिर्फ चूहे हर साल खा जाते हैं, अनाज रखने को जगह नहीं है। 50,000 करोड़ के अनाज के अंदर दुनिया में कई ऐसे देश है जिनका साल भर का अनाज पूरा हो सकता है, पूरा हो सकता है। इतना अनाज हमारे यहाँ पे 26 करोड़ रुपए की सब्जियाँ कोल्ड स्टोरेज इसलिए ख़राब होती है, 26,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी बात है। सब्जियाँ ख़राब हो जाती है हर साल, क्योंकि रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सब्जी को 2-3 दिन का लाइफ रहता है, उसके बाद में वो ख़राब हो जाती है सब्जी, अगर नहीं खाई 3 दिन में तो उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज भी बनाना चालू किया हमने। अभी 3 कोल्ड स्टोरेज बनाए हमने, और करीबन वेयर हाउस है हमारे अभी करीबन 650 वेयर हाउस है। ग्रेट। पूरा सिर्फ विदर्भ में बात करें आप? हाँ, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 650 वेयर हाउस है, उसमें 200 खुद के, बाकी किराए के। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टोटल अनाज होल्डिंग करने की कैपेसिटी है 23 लाख मीट्रिक टन। FSI को आप हटा रहे इससे? हाँ, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं ना, हाँ वो छोड़ के, FCI छोड़ के, और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 23 लाख हजार मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, हमारी 10 लाख हजार मीट्रिक टन की है। मतलब आप एक पैरेलल तरीके से पैरेलल चल रहे हैं हम सरकार के साथ में। और CCI और कॉटन फेडरेशन का पूरे महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, इनकी कॉटन मिल हमारे पास में रखना पड़ती है इनको, सारी बुल्ढाना अर्बन ही संभालती है इनकी कॉटन मिल्स। बुल्ढाना अर्बन ने कई सारे सामाजिक कार्य किए, उनमें से एक विशेष उल्लेखनीय काम जिसको हम कह सकते हैं वो है आपने एम्बुलेंस और शव यात्रा की भी व्यवस्था कर, जी, स्वर्गरथ की व्यवस्था कर रखी है। तो अगेन इसके पीछे कोई कहानी है सर या? हाँ, कहानी जरूर है। एक तो देखो, अगर सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिली कई लोगों की जान चली जाती है। एम्बुलेंस की सुविधा देहातों में होती है, और हमारी ब्रांचेस सारी शहरों में होती है एम्बुलेंस की सुविधा, और हमारी पूरी देहातों के अंदर है। तो हम देहातों के अंदर से मोबाइल से फ़ोन आते से तुरंत हमारी एम्बुलेंस चली जाती है। तो करीबन हमारे पास में आज 20 एम्बुलेंस है, उसमें मराठवाड़ा के अंदर है, विदर्भ के अंदर है, और ये एम्बुलेंस लोगों को काम आती है और टाइमली सेवा प्रदान करते हैं। हाँ, सेवा प्रदान करते हैं। और उसी तरह स्वर्गरथ जो है, क्योंकि अब शहरों की हद बढ़ गई, पहले गांव के बाहर स्मशान भूमि होती थी, अब गांव ही 3-3, 4-4 किलोमीटर के हो गए। आप कंधे पे कैसी बॉडी ले जा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए फिर हमने स्वर्गरथ की एक ही व्यवस्था, और उसके लिए एक योजना बनाई हमने। जो भी आदमी गांव के अंदर अगर स्वर्गरथ या एम्बुलेंस लेना चाहता है, उसको 50% अनुदान हम देते हैं। मान लो अगर एक एम्बुलेंस 10 लाख की है तो 5 लाख हम हमारी तरफ से देते हैं, और उसने वो एम्बुलेंस गाँव में चलाना ताकि लोगों का भला हो सके। ग्रेट सर, ग्रेट काम है सर। सर साथ साथ में भी सुना है कि जैसे गोल्ड लोन की बात करते हैं तो वो ज़्यादा बुल्ढाना अर्बन उसी के ऊपर फोकस करता है, तो कोई वजह है उसके पीछे? वजह एक तो है कि जो डिपॉजिटर है उनका पैसा सेफ रहना चाहिए, और जितना पैसा है उसका इन्वेस्ट अगर सेफ जगह पर हो तो लोगों को भी अपने पैसों की भरोसा रहता है, गारंटी रहती है कि मेरा पैसा सेफ जगह पे वो है। और दूसरा, प्राइवेट मनी लेंडिंग अगर कोई करता है गोल्ड की भी, तो 3 रुपये सिगरेट के नीचे कहीं है नहीं। तो हम जो ये सीधा 10% में, यानी बड़े मुश्किल से 12 आने सिगरेट से पैसे देते हैं, और अच्छा रिस्पांस है, नॉमिनल अच्छा रिस्पांस है। करीबन 1600 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन अपना विदर्भ और मराठवाड़ा में हुआ है अभी तक। सर कहते हैं कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का ख्याल आपने रखा तो एम्प्लॉयज़ खुद ब खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईमानदारी डेडिकेटेडली सर्विस करते हैं, तो कोई एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर स्कीम्स है आपके? हाँ, काफ़ी। एक तो पहली बात उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है,
उनको हम ट्रेनिंग देते किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, अकाउंट कैसे लिखना चाहिए, ये सब हम उनको ट्रेनिंग देते। और इसके अलावा उनको जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास में करीबन आज 20 करोड़ रुपए सिल्लक है कर्मचारी वेलफेयर फंड का, तो उसमें से उनको अगर ज़रूरत पड़ती है उसमें से हम देते। इसके अलावा इन लोगों का मेडिक्लेम भी है। अच्छा, मेडिक्लेम से भी काफ़ी पैसे आ जाते हैं, कुछ हम दे देते हैं, उसको घर से कुछ दिलाना नहीं। मेडिक्लेम फॉर परिवार ऑल्सो, परिवार भी आ गया उसमें। जी सर, जैसे आपने शुरू में कहा कि रिजर्व बैंक की तरफ से आपको परमिशन इस वजह से नहीं मिली क्योंकि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप बैंकिंग डायरेक्शन में भी जाना पसंद नहीं, अभी हम बैंक जाना पसंद नहीं कर सकते क्योंकि एक तो कन्वर्शन के बहुत सारा प्रॉब्लम है, परमिशन जल्दी मिलेगी नहीं, और मिलती है तो आज जो हमारे वेयर हाउस है, स्कूल्स है, उसके बाद में भक्ता निवास है, हमारे तिरुपति में भक्ता निवास है, शिरडी में, माहौर में है, क्योंकि बैंक के अंदर कोई भी दूसरा बिजनेस करते नहीं आता बैंकिंग के सिवा, हमारे सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। आज जो हमारा वेयर हाउस का इतना बड़ा नेटवर्क है, आज हमारे करीबन 800 करोड़ रुपए के वेयर हाउस है, जिनकी मार्केट रेट से कीमत अगर अपसेट प्राइस निकालो तो इतना असेट है हमारे पास। ये सब क्या करेंगे, इसका बेचना पड़ेगा सब। आपकी जो क्रेडिट सोसाइटी है सर, इसमें एक 7 टियर सिस्टम है, फिल्टर सिस्टम है, ताकि चोरी ना हो या फ्रॉड ना हो, तो उसके बारे में हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि पहले एक तो हमारा रीजनल मैनेजर होता है जो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार पूरी ब्रांच चेक करता है। उसके बाद में एक रीजनल ऑडिटर होता है, वो ब्रांच चेक करते रहता है। उसके बाद में हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड वाले वो ब्रांच चेक करते रहते हैं। इसके बाद में चार्टर अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर होता है हमारा, वो चेक करता रहा है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑडिट होता है, वो चेक करते। इतना चेकिंग होने के बाद में फ्रॉड करना काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल हो जाता, फिल्टर हो जाता है। हाँ, काफ़ी फिल्टर हो जाता हो, और कोई चांसेस भी नहीं रहते। नहीं। जी, इसी सिस्टम को आपने बाकी सभी स्टेट्स में भी लागू किया या फिर बाद में सिर्फ? नहीं, सब जगह ही लागू है। हाँ। जितनी ब्रांचेस है आज हमारी 465, सभी ब्रांचेस पे लागू है सिस्टम। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, वो हमेशा CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती है उनकी, उसके तहत वो लोग अनेक सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आपने एक विलेज को अडॉप्ट कर लिया और एक ने कई सारे विलेजेस को। मेन विलेज तो डोंगर खंडाला है, जो आपका जन्म, जो जहाँ मेरा जन्म गाँव है। बाकी विलेज में थोड़ा बहुत हम वृक्षारोपण का वगैरह कार्यक्रम करते हैं, साफ सफाई का कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा बहुत एजुकेशन लोन का काम करते हैं। लेकिन जो हमारा जो गांव है डोंगर खंडाला, इस गांव में एक तो हमने पूरे रास्ते सीमेंट के बना दिए, पूरे गांव में प्लांटेशन किया, और अभी हम वहाँ एक जिम शुरू करने जा रहे हैं, एक लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं। ये सब फ्री के अंदर है, ये सब कर रहे हैं उस गांव के अंदर। फिलहाल आपने मेन अपना डोंगर खंडाला विलेज को चुना है अभी, और आने वाले समय में कुछ प्लान्स है कि बाकी? हाँ, कुछ गाँव भी बहुत जगह से डिमांड आ रही है कि हमारे गाँव में कुछ करो। अभी 1 साल 2 साल में चालू करेंगे, एक साल एक गाँव, हर साल एक गाँव करना करके। अलावा इसके सर बुल्ढाना अर्बन जो है ये एक क्लीन सिटी की भी पहल कर रही है। हाँ, बुल्ढाना सिटी का हम करते थे कि साफ़ सफाई करो करके, लेकिन अब थोड़ा ऐसा इसके अंदर उसमें राजनीति आ गई और हम जो काम करते थे वो हमारा काम बंद करा दिया, तब वो बंद हो गया बुल्ढाना काम सिटी का साफ़ सफाई का भी फिलहाल। तो लेकिन ध्यान में है कि आपको क्लीन सिटी के लिए भी वो तो कोशिश तो करते हैं हम कि जो, क्योंकि क्लीन सिटी आज हमारे वाटर के ATM लगे हुए कई जगह पे, जहाँ जहाँ हमारे वाटर ATM लगे हुए हैं, यानी जिनको स्वच्छ पानी मिलता है, 1 रुपये के अंदर 5 लीटर पानी, 15 लीटर पानी मिलता है, तो वो उन लोगों के लिए उस गांव में से बीमारी हट गई ना। जी। वो गांव में के समझो 5 डॉक्टर थे, 2 ही डॉक्टर बचे गांव में, निकल गए। सारी बीमारियाँ तो पानी से होती है ना, तो अगर उनको शुद्ध पानी मिलता है तो बीमारियाँ कम होती है। तो वैसा वो भी एक उपक्रम चलता है हमारा। सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करें तो आप किस किस्म की ट्रेनिंग देते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कहिए या फिर रिक्रूट्स के लिए? हमारी इसके लिए एक तो सिलेबस बना हुआ है खुद का। वो सिलेबस हम अलग अलग स्टेज में पढ़ाते हैं। जो आज ज्वाइन हुआ नौकरी करने के लिए, उसका सिलेबस अलग है। जिनको 1 साल हो गया उनका सिलेबस अलग है। जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो गए उनका सिलेबस अलग है। जो BM हो गए उनका सिलेबस अलग है। अलग अलग सिलेबस अलग अलग है ये। उसके अलावा फिर केरल गवर्नमेंट से गोल्ड जांचने का ट्रेनिंग आता है, एक ट्रेनिंग वाले आते हैं, वो आके यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। बड़े बड़े जो फैकल्टी होती है बड़े शहरों में, उनको बुला के उनके लेक्चर्स रखते हैं हम, और अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। महत्व का तो ट्रेनिंग है आपका बिहेवियर कैसा हो, आप कस्टमर के साथ में कैसी बात करें, कस्टमर को कैसी सर्विस दे, ये ट्रेनिंग महत्व का है। बाकी बातें तो होती रहती है, लेकिन ये थोड़ा ट्रेनिंग ज़्यादा देते। एक मोटा अंदाज सर, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो ये ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाते हैं? हमारे करीबन दोनों संस्थाएं जो स्कूल की और ये मिला के 5000 कर्मचारी है जो जिनको ये ट्रेनिंग का फ़ायदा मिलता पहुंचता है। बिल्कुल। अलावा इसके आपने एक धार्मिक क्षेत्रों में भी कुछ पहल की और बाद में भक्त निवास की बात कर रहे थे अभी आप, तो ये इसके पीछे क्या संकल्पना थी और कैसे? जैसे महाराष्ट्र के लोग तिरुपति जाते, लैंग्वेज प्रॉब्लम,
भोजन का प्रॉब्लम, क्योंकि उधर सब चावल और वो रसम वगैरह खा नहीं सकते ना हम लोग। ये जब ख्याल में आया तो उस समय एक कोऑपरेटिव कमिश्नर थे सरंगी साहब, उनको हमने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कानून में तो बैठता नहीं क्योंकि आपका जुडिक्शन नहीं हो। लेकिन उन्हीं को 4 बजे दोपहर को 4 बजे उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि नहीं मैं आपको परमिशन देता हूँ करके, आप अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो सरंगी साहब ने हमको प्रेरणा दी, तो फिर हमने तिरुपति बालाजी में एक करीबन 70 कमरों की धर्मशाला बनाई, भक्त निवास, 70 कमरे वहाँ पे, और टोटल पैक रहता है वहाँ, महाराष्ट्र पूरा भोजन मिलता है अच्छी तरह से। तो बहुत हेवी रश रहता है वहाँ पे, कमरे 2-2 महीने नंबर नहीं लगते, भोजन के लिए 1 घंटा रुकना पड़ता है, काफ़ी जगह होती है वहाँ पे। उसके बाद में फिर हमने माहौर में बनाया भक्त निवास 25 कमरों का, फिर 65 कमरों का भक्त निवास शिरडी में बनाया कि यहाँ के हमारे जो मेंबर्स है नाम मात्र पैसे देके वहाँ पे रुक सके करके, क्योंकि हम जो कमरा 500 में देते वही कमरा बाहर 1200-1500 में मिलता है ना, वैसा कमरा काफ़ी फर्क पड़ हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ना। सर एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र, क्योंकि आप कृषि प्रधान फैमिली को भी बिलोंग करते हो, तो जैसे सुना है कि आपने बाइसिकल वीडर और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो भी लगाया ताकि किसानों को फ़ायदा हो। हम बनाते रहते हैं थोड़ा बहुत, कुछ देख के, कुछ खुद बना के, कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कि देहातों को काम पड़े। वो काम कुछ बहुत बड़े प्रमाण में आगे गया नहीं, क्योंकि इतनी सारी कंपनियाँ वो बनाने वाली, हम अकेले नहीं हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन हम वो इंस्ट्रूमेंट भी बनाते थे ताकि किसानों को कुछ ना कुछ काम आए कर। लेकिन एग्रीकल्चर में आपका एक योगदान है सर? वैसे एग्रीकल्चर मेन तो वेयर हाउस का है, दूसरा क्रॉप फाइनेंस, तीसरा हम करते पाइपलाइन के लिए कर्जा देते, जो बड़े बड़े डैम पे से जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन करते वो फाइनेंस ज़्यादा है हमारे, यानी 5 लाख 10 लाख 25 लाख तक के फाइनेंस करते ताकि वो पाइपलाइन से पानी अपने खेत तक के ले जा सके करके। कुछ देर पहले सर मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये पूछूं आपसे सवाल कि बुल्ढाना अर्बन में ही क्यों इन्वेस्ट करूं, लेकिन आपकी जो बातें हैं और बेबाक बातें सुनकर ऐसा लगना येस बुल्ढाना अर्बन इज़ अ राइट बैंक, यहीं पर इन्वेस्ट होनी चाहिए। क्या फ्यूचर प्लान है सर आपके? फ्यूचर प्लान तो आगे है कि एक तो अभी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं करके, मेन तो है मेडिकल कॉलेज खोलने का इरादा बुल्ढाना शहर के लिए। दूसरा है वेयर हाउस की संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इंग्लिश मीडियम की स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये बेसिक ज़रूरत है। वैसे तो किसानों को, संसार में लोगों को, सभी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन आज ये जो है मेन ज़रूरत है, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपन पहल करें, एजुकेशन लोन ज़्यादा से ज़्यादा देवे ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ सके। ये प्रोग्राम यही आगे बढ़ाते हैं, मोदी चलते रहेंगे। सर हेल्थ की बात की आपने, और हेल्थ केयर को अगर जब हम देखते हैं ओवरऑल इंडिया की क्या पोजीशन है, तो उसमें कई बार पाया गया कि खेतों में अपना किस गांव में या फिर बाद में पिछड़े इलाकों में इनकी हमेशा एक कमी रहती है हॉस्पिटल्स की, तो उस दिशा में आप कुछ सोच रहे हो हॉस्पिटल्स बनाने? तो हॉस्पिटल एक बुल्ढाना में हम सोच रहे हैं कि बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाए, और एक 20-25 एम्बुलेंस लेके हर देहात से सवेरे एक एम्बुलेंस निकलेंगे जो मेडिकल कॉलेज में आएंगे और शाम को ले जाके छोड़ देंगे उनका ट्रीटमेंट होने के बाद में, ऐसा प्लानिंग है। चलते चलते एक मैसेज देना चाहूँगे तो क्या रहेगा सर? हम तो ये कहना है कि भाई एक व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता वो सहकार कर सकती है। मैं तो बोलता हूँ सहकार में ईश्वर की इतनी ताकत है, जो काम ईश्वर को करना मुश्किल है वो सहकार कर सकता है, और हमने ये सिद्ध करके बताया है। आज कई लोगों के संसार खड़े, कई लोगों को साहूकारी को पाशा से मुक्त किया है उनको, से कई सारे हम किए। तो हम तो ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आपके गांव में जो भी सहकारी संस्था होंगी उसके साथ में जुड़िए, हमारे साथ में जुड़िए, और सहकार के माध्यम से अपने गाँव की, देश की और समाज की प्रगति कीजिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे सर कह रहे थे एक बहुत अच्छी पहल है, और इसमें आप जितने जुड़ते जाओगे उतने वो मजबूत होकर शायद इंसान को भी वापस वो बेनिफिट उनको मिला है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग।